स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। चलिए अब अपने कार्यक्रम के दूसरे पहलू, दूसरे टॉपिक पर आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बाजार की तेजी या गिरावट में हम मुनाफा वसूली को लेकर भ्रम में रहते हैं। करना है, नहीं करना है, किस तरह का शिफ्ट होना चाहिए, और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने साथ जोड़ा है बेहद ही खास मेहमान को। परिचय करा दूं, हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ की हेड म्यूचुअल फंड श्वेता राजानी जी जुड़े हैं। कार्यक्रम में उनको शामिल करते हैं। श्वेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैंने कहा ना कि अक्सर जो है रैली में एक कंफ्यूजन होती है कि साहब हो गया, अब तो आ गया, पोर्टफोलियो अच्छा दिख रहा है और अब तो निकल ही जाना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपने लंबे निवेश में क्विक डिसीजन ले लेते हैं। बात जब लंबे निवेश की आती है वो शायद वो कॉन्सेप्ट ही भूल जाते हैं और तुरंत इस तरह का फैसला लेते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से इसमें भी बहुत सारे पहलू होंगे। जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, रिकॉर्ड तेजी में किस तरह की रणनीति होनी चाहिए। जी प्रशांत जी, आपने एक बहुत सही बात कही कि वैसे तो हम काफी बार देखते हैं कि हो सकता है हम लंबे समय के निवेशक हैं, लेकिन जब भी मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी आ गई है या मार्केट में गिरावट आ रही है, तो हमारा नेचर कैरेक्टर बदल जाता है और हम घबराने लगते हैं। या हम सोचेंगे कि हमें ये मुनाफे को बुक कर लेना चाहिए, या हम सोचते हैं मार्केट में और गिरावट हो सकती है तो हमें निकल जाना चाहिए। लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है इस इन सब चीजों से बचने के लिए आप सबसे पहले तो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या चाहते थे और आप किस तरह का जोखिम ले सकते हैं। और तीसरी जो मैं कहूंगी, आपकी एसेट एलोकेशन की रणनीति सही होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी एसेट एलोकेशन की रणनीति सही है, अगर आप चाहते थे 60% इक्विटी में रहना, 40% डेट में रहना, तो वो आपको एक कुशन प्रोवाइड करता है। जब मार्केट में गिरावट होगी तो वो आपको संभाल लेगा और इतना घबराने नहीं देगा कि आप निकल जाएं मार्केट से। क्योंकि मार्केट गिर रहा होगा 25% से, आपका पोर्टफोलियो शायद 15% से गिर रहा होगा। उसी तरह जब मार्केट में बढ़ोतरी होती है, तो आप देख रहे हैं कि आपका पोर्टफोलियो एक स्टेडी पेस पे ग्रो हो रहा है। तब अगर सही एसेट एलोकेशन है तो आप इतना नहीं घबराएंगे। दूसरी चीज, आपने कहा मार्केट जब तेजी से बढ़ रहा है तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं। ये मैं कहूंगी प्रॉफिट बुकिंग एक सही चीज नहीं है, लेकिन एक सही वर्ड जो इसके लिए होगा वो होगा एक रिव्यू फ्रीक्वेंसी। आप हर बार साल में चाहें तो एक बार, ये एक बेहतर टाइम होता है कि साल में एक बार आप अपना पोर्टफोलियो जांच ले। आप चाहते थे 60% इक्विटी, अगर मार्केट बढ़ गया है और उस कारण से आप समझ लीजिए 60 से 70% पे चले गए हैं, आपकी रणनीति थोड़ी हिल गई है, तो उसे आप सही लाइन पे ले आए। वो रीबैलेंस होता है। अगर मार्केट उतना नहीं भागा है, आप 60 से 70 पे ही चले गए हो, 10% का ऊपर नीचे ठीक है। अगर आप 80% पे चले गए हो तो आप 10% से कम कर लें इक्विटी अपने पोर्टफोलियो की। तो रीबैलेंस होना चाहिए पोर्टफोलियो का। एनुअल रिव्यू होना जरूरी है और ये हर साल होना चाहिए, बिना मार्केट लेवल को देखे हुए। चाहे मार्केट बड़ा है, चाहे मार्केट नहीं बड़ा है, आप देख लें सही आपका टिक मार्क है या नहीं। आपकी एसेट एलोकेशन आपको अपने लक्ष्य पे ले जा रही है या उससे दूर कर रही है। अगर दूर कर रही है, आपको एक कोर्स करेक्शन की जरूरत है। अगर सही रास्ते ले जा रही है तो सब ठीक है, बस वही बैठे रहें। एक अहम बात जो आपको इन अहम पहलुओं से समझाई श्वेता जी ने, उनको गार्ड बांध लीजिए। चलिए श्वेता जी, एक केस स्टडी रखते हैं और मेरे ख्याल से ये लोगों के जहन में इसलिए भी ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे ताज़ा है। कोरोना का समय, उससे पहले लोग निवेशित थे। कोरोना से के वक्त में भी कुछ वक्त पहले ही लोग निवेश में आए, या कोरोना से 2-3 साल 5 साल पहले से भी लोग निवेश कर रहे थे। अब जो नए निवेशक है जो हमें देख रहे होंगे, उनके मन में ये सवाल आएगा कि सबसे बुरा जो दौर रहा होगा बाजार का वो यही है, और इस दौरान जो निवेश में बने रहे या जो निवेश से निकल गए, अब उनके जो पोर्टफोलियो की बात की जाए तो उसको आप सभी ने बहुत करीब से देखा होगा। आपके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका पोर्टफोलियो आपने देखा होगा। ज़रा बताइए एक ऑब्जर्वर के तौर पे
कि आप इस स्टडी को किस तरह से देखेंगे? जो बने रहे उनको ज्यादा फायदा हुआ, या जो निकल गए उन्होंने थोड़ी समझदारी दिखाई, या इसमें कोई बीच का रास्ता था? जी। तो कोरोना का समय, अगर मैं आपको मार्केट लेवल करीबन बता दूं तो कोरोना के पहले फेब के आसपास निफ्टी की अगर मैं लेवल की बात कर लूं तो वो 12,000 के आसपास चल रहा था। मार्च में गिरावट होना शुरू हुई। हमने गिरते गिरते देखा करीबन 8,000 तक की निफ्टी लेवल चली गई। उसके बाद उसी साल में अगर हम देखें तो जो पीक लेवल थी मार्केट की वो 13,000 की रही है। 13,000 2020 में, उसके बाद 18,421, 22 में अगर हम पीक देखें तो 18,800, आज की अगर हम बात करें तो हम करीबन 22,000 की लेवल देख चुके हैं। तो जिन्होंने घबराए नहीं गिरावट से और वहीं टिके रहे, उन्होंने वो एक गिरावट देखी होगी, लेकिन 12,000 से आज 22,000 पे बैठे हैं। और दूसरे निवेशक जो घबरा गए और निकल गए, उन्होंने सोचा मार्केट में गिरावट आ रही है, 10,000 के लेवल के आसपास निकल गए, और फिर जब मार्केट बढ़ने भी लगा तो उन्हें लगा नहीं नहीं ये टेम्परेरी है और मार्केट और गिर सकता है। तो फिर वो वापस मार्केट में आ ही नहीं पाए, वो वहीं बैठे रहे। और कुछ निवेशक तो मैं जानती हूँ आज तक सही से वापस मार्केट में आ नहीं पाए हैं। तो उन्होंने ये जो रैली हुई, 12,000 से 8,000 गए, 8,000 से वापस 22,000 चले गए, वो रैली काफी हद तक मिस कर गए। तो इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप करेक्शन से ना गिरे। मैं आपको एक और आंकड़े बताती हूँ। हर साल अगर हम देखें ना, 2001 से लेके आज तक किसी भी कारण मार्केट में विद इन द ईयर 20% की गिरावट होती है। ये बहुत नॉर्मल गिरावट है। मार्केट गिरेगा, फिर वापस चढ़ेगा और एक अपवर्ड रैली कंटिन्यू करेगा। तो 15 से 20% की अगर आप गिरावट देख रहे हैं तो आपने घबराना नहीं चाहिए। उसे इनफैक्ट एक अपॉर्चुनिटी समझकर, अगर आपके पैसे हैं जो आपको इक्विटी में निवेश करने थे, आपको जरूर करने चाहिए। वो एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए। और जैसे मैंने कहा, लंबे समय के अगर आप निवेशक हैं, आप 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, हर साल ऑन एन एवरेज आपकी 12% की रिटर्न इक्विटी ने आपको दी होगी। तो ये प्रशांत जी, जैसे आपने कहा, मैंने आपको एक केस स्टडी बता दी कि जरूरी थी क्या हुआ है ये, निवेशकों बिल्कुल के ये साथ। जरूरी थी, क्योंकि आम जो निवेशक होता है वो थोड़ा उदाहरण के जरिए ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाता है, और ताजा उदाहरण था ये। इससे बड़ा उदाहरण शायद हो नहीं सकता था जिसके जरिए लोगों को लंबी अवधि के निवेश और प्रॉफिट जो वसूली है उसका एक पूरा दायरा समझाया जा सके। और बहुत अच्छा लग रहा था श्वेता जी ने, आपने बहुत ही स्पष्ट और आसान भाषा में हमारे निवेशकों को जो बात समझ में आती है उसको बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया। चलिए, अब मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इसमें क्या ही बताएं, सबसे बड़ा उदाहरण तो हो ही गया। अब ज़रा सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। बेसब्री से हमारे जो दर्शक हैं, निवेशक हैं, वो हम तक सवाल पूछते हैं। योगेश कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। योगेश जी नमस्कार, पहले बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं और उसके बाद पूछे क्या जानना चाहते हैं। सर नमस्कार। जी पूछिए। सर मैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ सर। जी सर मैं अभी 5 साल पहले SIP शुरू किया था सर। तो सर जिसमें मेरा एक तो ICICI प्रोजेक्ट में सर 2,000 रुपये करता है जी। नंबर 2 सर निप्पो इंडिया स्मॉल कैप में 2,000 रुपये करता है सर। ठीक है। उसके बाद सर SBI टेक्नोलॉजी 2,000 रुपये पर मंथ। ठीक है। उसके बाद सर मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड में 2,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, आपके फंड की जानकारी है हमारे पास। लक्ष्य बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, मैं ये अपना पोर्टफोलियो जानना चाहता था। क्या ये मेरी जो SIP मैंने खुद से की थी? ठीक है, नजरिया आपका 15 साल का है ना? ठीक, जी जी ठीक है। चलिए, कोई लक्ष्य कितना पैसा आप चाहते हैं इन 15 सालों में? समथिंग सर 1.5 करोड़ के करीब। ठीक है, 1.5 करोड़ का लक्ष्य, 15 साल का नजरिया, पोर्टफोलियो। श्वेता जी आपके पास है, जरा फटाफट से बताइए, समय थोड़ा कम है इसलिए जरा उनको बेहतर तरीके से गाइड कीजिए। योगेश जी, सबसे पहले लक्ष्य की बात कर लेते हैं। अगर आप 2,000 हर महीने SIP के थ्रू निवेश करेंगे तो अगर मैं 14% का भी ग्रोथ रेट पकड़ लूं तो आप करीबन 10 लाख पे पहुंचेंगे। अगर आप 1.5 करोड़ का गोल ध्यान में रख रहे हैं तो इसके लिए आपको 30,000 की SIP हर महीने करनी होगी। अगर आप आज से शुरू कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो हर साल 25% से कम अपना टॉपअप कीजिए।
जब भी लमसम कर सकें जरूर करना। मैं आपके फंड्स पे आती हूँ। आपके पास ना सेक्टर फंड्स हैं, जो आपके पास टेक्नोलॉजी के फंड हैं, आईसीआईसीआई के, जैसे आपने कहा। ये थोड़े ज्यादा जोखिम वाले होते हैं। यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सही समय पे इनसे निकल जाएं, क्योंकि हर फंड की एक एक सेक्टर की साइकिल होती है और वो शायद आप सभी सही समय पे ना कर पाएं। इसीलिए ये सेक्टर फंड्स आप निकाल दें यहाँ, या यहाँ एसआईपी रोक लें। इनके जगह पे जो मैं आपको फंड सजेस्ट करूंगी, आप एक कॉन्ट का एक्टिव फंड ले लें, एक एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड जोड़ लें अपने पोर्टफोलियो में। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड और आपका स्मॉल कैप फंड अच्छा है, उसे जारी रखें। तो ये आपको सलाह योगेश जी मिलती हुई। माफ़ी चाहेंगे और थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए हम इससे ज़्यादा सवाल नहीं ले सकते, लेकिन बाकी के सवाल हम अगले जो शो है उसमें शामिल करेंगे। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी। श्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपको। आपने बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन किया प्रॉफिट वसूली पे, और इसके साथ ही हमारे दर्शक का भी सवाल का जवाब दिया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार आपके सामने एक और चर्चा लेकर आएंगे, और वो चर्चा भी आप जरूर सुनिए।